हर देश की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती। वो एक पूरे राष्ट्र की, करोड़ों लोगों की किस्मत लिखती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं। एक मास्टर प्लान की कहानी, एक डिजाइन की कहानी, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप दुनिया की आबादी के छठे हिस्से के लिए, यानी आज के हिसाब से करीब 140 करोड़ लोगों के लिए नियम कैसे लिखेंगे। एक ऐसा देश जो भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का एक महासागर हो, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करेंगे। यही वो विशाल सवाल था जो उन लोगों के सामने खड़ा था जिन्होंने भारत की तकदीर लिखने का जिम्मा उठाया था। तो जो उन्होंने बनाया वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक बिल्कुल नए राष्ट्र के निर्माण का एक पूरा डिजाइन, जिसमें हर एक नागरिक के लिए एक जगह थी और हर सपने के लिए एक उम्मीद। ये एक ढाल भी है, एक ऐसी ढाल जो एक आम नागरिक को सबसे ताकतवर सत्ता से भी बचाती है, उसे अधिकार देती है और उसकी आजादी की रक्षा करती है। और सबसे बढ़कर ये एक जिंदा मशीन है, एक ऐसा सिस्टम जो वक्त के साथ खुद को बदल सकता है, नई चुनौतियों के लिए तैयार हो सकता है और हमेशा हमेशा चलता रहता है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट, इस ढाल और इस मशीन को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे संविधान के आर्किटेक्ट्स के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये नया राष्ट्र भारत है क्या? इसकी पहचान क्या होगी? इसकी सीमाएं क्या होंगी? हमारे संविधान का भाग 1 और 2 इसी बुनियाद को रखता है। आखिर भारत है क्या? क्या ये बस कुछ राज्यों का एक समूह है जो अपनी मर्जी से साथ आए हैं, या फिर ये एक ऐसा अटूट बंधन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? ये एक लाइन, ये एक फैसला भारत के भविष्य को हमेशा के लिए तय करने वाला था। और इसका जवाब मिला हमें अनुच्छेद 1 में। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द को चुनना कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये अमेरिका की तरह राज्यों के बीच कोई समझौता या अग्रीमेंट नहीं था जिसे तोड़ा जा सके। इसका मतलब एकदम साफ था, भारत एक है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ अटूट है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट पत्थर की लकीर नहीं था। इसे बनाने वाले जानते थे कि भविष्य में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अनुच्छेद 2 और 3 ने संसद को एक असाधारण शक्ति दी। वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है और मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों को भी बदल सकती है। और सबसे कमाल की बात, अनुच्छेद 4 कहता है कि इतने बड़े बदलाव भी संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये हमारे राष्ट्र के लचीलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। देश की सीमाएं तो तय हो गईं, लेकिन अब एक और भी ज्यादा मुश्किल और कहीं ज्यादा इमोशनल सवाल सामने था। इस देश का नागरिक कौन है? जरा सोचिए, बंटवारे के उस दर्दनाक दौर में जब लाखों लोग अपनी जड़ें छोड़कर इधर से उधर जा रहे थे, तब भारतीयता को परिभाषित करना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। संविधान के भाग 2 ने बंटवारे के समय के लिए तो नागरिकता के नियम बना दिए, लेकिन भविष्य का क्या? समय के साथ कौन भारतीय कहलाएगा? इसके लिए हमारे आर्किटेक्ट्स ने भविष्य की सरकारों के हाथ में एक मास्टर की दी, और वो थी अनुच्छेद 11। इस एक अनुच्छेद ने नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति संसद को सौंप दी। मतलब ये था कि भविष्य में नागरिकता के नियम कैसे होंगे, ये फैसला समय और परिस्थितियों के हिसाब से देश की चुनी हुई सरकारें करेंगी। तो राष्ट्र बन गया और नागरिक भी तय हो गए, लेकिन अब सबसे जरूरी कदम था उस नागरिक से किए गए वादे को पूरा करना। वादा न्याय का, स्वतंत्रता का और समानता का। यहीं पर हमारा ब्लूप्रिंट एक ढाल में बदल जाता है, एक मजबूत ढाल। सोच कर देखिए, एक अकेले इंसान को पूरे राज्य की, पूरे सिस्टम की ताकत से कैसे बचाया जा सकता है? जब सिस्टम ही किसी के खिलाफ हो जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? इस बेहद मुश्किल सवाल का जवाब है संविधान का भाग 3, हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो वादे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती। संविधान ये साफ करता है कि राज्य क्या है, यानी ये ढाल किसके खिलाफ है। और अनुच्छेद 13 एक गारंटी देता है कि कोई भी कानून जो इन अधिकारों को कम करेगा वो रद्द माना जाएगा। और इस ढाल का सबसे मजबूत स्तंभ है समानता का अधिकार। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरा वादा है। ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। ये धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है।
और तो और ये सदियों पुरानी छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है और हर नागरिक को बराबर का दर्जा देता है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसे अक्सर मौलिक अधिकारों का महासागर कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए बार बार कहा है कि इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। इसमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी हर अधिकार शामिल हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर इन अधिकारों का हनन हो, अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे? यहीं पर डॉक्टर BR अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा और हृदय आता है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हर एक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। असल में यह अधिकार ही बाकी सभी अधिकारों को मजबूत बनाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि सिर्फ एक ढाल काफी नहीं थी। नागरिक को बचाने के साथ साथ राज्य को सही दिशा में चलाने के लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपस की भी तो जरूरत थी। और यही मॉरल कंपस है संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व या DPSP। अब देखिए, इन्हें आप अदालत में जाके लागू नहीं करा सकते, लेकिन ये सरकार के लिए एक टू डू लिस्ट की तरह हैं, एक गाइडबुक जो बताती है कि एक आदर्श, एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। इन सिद्धांतों में आपको सामाजिक न्याय की झलक दिखती है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन। इसमें गांधीवादी विचार हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, और इसमें एक आधुनिक दृष्टिकोण भी है, जैसे कि समान नागरिक संहिता और पर्यावरण की रक्षा का लक्ष्य। ये सब मिलकर भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना है। तो ब्लूप्रिंट बन गया, ढाल भी तैयार हो गई और दिशा भी मिल गई। अब जरूरत थी एक इंजन की, एक ऐसी मशीनरी की जो इस विशाल देश को चला सके। संविधान का भाग 5 इसी इंजन की बनावट को समझाता है, यानी हमारी केंद्र सरकार। यहां सबसे बड़ी चुनौती थी संतुलन बनाने की। एक ऐसी सरकार कैसे बनाई जाए जो देश को चलाने के लिए काफी शक्तिशाली हो, लेकिन इतनी भी शक्तिशाली ना हो कि वो एक दिन तानाशाही बन जाए। इसका जवाब था शक्तियों का बंटवारा। सरकार की ताकत को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया। कार्यपालिका यानी सरकार जो कानून लागू करती है, विधायिका यानी संसद जो कानून बनाती है, और न्यायपालिका जो संविधान और अधिकारों की रक्षा करती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सुप्रीम कोर्ट ये सब इसी शानदार डिजाइन के अहम हिस्से हैं। लेकिन इन सब में से एक अनुच्छेद ऐसा है जो हमारे संसदीय लोकतंत्र की धुरी है, उसकी जान है, और वो है अनुच्छेद 75। ये अनुच्छेद एक बहुत सिंपल सी बात कहता है कि सरकार यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसका सीधा मतलब है सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का उस पर भरोसा है। जिस दिन ये भरोसा खत्म, उस दिन सरकार खत्म। यही वो एक लाइन है जो तानाशाही को रोकती है और सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखती है। और इस जवाबदेही को सुनिश्चित कौन करता है? हमारी संसद। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि संसद का काम सिर्फ कानून बनाना है, लेकिन नहीं, इसकी शक्तियां कहीं ज्यादा हैं। ये देश के खजाने यानी बजट को कंट्रोल करती है, ये सरकार से सवाल पूछकर उस पर लगाम रखती है, और जरूरत पड़ने पर यह राष्ट्रपति तक को महाभियोग से हटा सकती है। केंद्र का इंजन तो तैयार हो गया, लेकिन भारत जैसा विशाल और विविध देश सिर्फ दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। यहीं पर हमारे संविधान का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर सामने आता है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन। संविधान के भाग 6 में राज्यों की सरकार की जो संरचना दी गई है, वो काफी हद तक केंद्र सरकार की एक मिरर इमेज है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे राज्य में राज्यपाल, जैसे प्रधानमंत्री वैसे मुख्यमंत्री, जैसे संसद वैसे राज्य विधानमंडल। ये एक शानदार डिजाइन है जो पूरे देश में शासन की एक रूपता बनाए रखता है। लेकिन असली सवाल था टकराव को रोकने का। कौन किस विषय पर कानून बनाएगा? इसका जवाब हमें अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों के रूप में मिलता है। संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची स्थानीय विषयों के लिए, और एक समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये शक्तियों का एक बेहद स्पष्ट बंटवारा है। सरकारें बन गई, शक्तियां भी बन गई, लेकिन इस पूरी मशीन को, इस पूरे खेल को निष्पक्ष रूप से चलाने के लिए कुछ अंपायर की जरूरत थी। ऐसी संस्थाएं जो सरकारी दबाव से पूरी तरह आजाद होकर काम कर सकें। ये हैं हमारे सिस्टम के असली संरक्षक, चुनाव आयोग,
जो ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव निष्पक्ष हो। यूपीएससी, जो ये देखता है कि देश को चलाने वाले अधिकारी योग्यता के आधार पर चुने जाएं, न कि सिफारिश पर। सीएजी, जो सरकार के हर एक पैसे का हिसाब रखता है, वो जनता के पैसे का चौकीदार है। और वित्त आयोग, जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का सही बंटवारा करता है। ये संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की वो अदृश्य रीढ़ हैं जो इससे सीधा खड़ा रखती हैं। अब हम संविधान के उस हिस्से में आते हैं जो इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी एक जीवंत दस्तावेज बनाता है। वो हिस्सा जो इसे संकट के समय टिके रहने और समय के साथ विकसित होने की क्षमता देता है। तो दो बड़े सवाल हैं। पहला, क्या होता है जब सिस्टम फेल होने लगता है, जब देश पर कोई असाधारण संकट आ जाए? और दूसरा, ये ब्लूप्रिंट, ये मास्टर प्लान खुद को समय के साथ अपग्रेड कैसे करता है? पहले सवाल का जवाब है आपातकालीन प्रावधान, संविधान के फेल सेफ प्रोटोकॉल। जब युद्ध जैसा कोई बाहरी संकट हो तो राष्ट्रीय आपातकाल। जब किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से न चल पाए तो राष्ट्रपति शासन। और जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो तो वित्तीय आपातकाल। ये असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाई गई असाधारण शक्तियां हैं। और दूसरे सवाल का जवाब कि ये ब्लूप्रिंट खुद को समय के साथ अपग्रेड कैसे करता है, इसका पूरा रहस्य सिर्फ एक अनुच्छेद में छिपा है, अनुच्छेद 368। ये है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। हमारे संविधान का जीनियस, उसकी महानता इसी बात में है कि वो जानता है कि वो परफेक्ट नहीं है। वो जानता है कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें अलग होंगी, उनकी चुनौतियां अलग होंगी, और इसीलिए उसने खुद को बदलने का रास्ता भी बताया है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये एक जीवंत दस्तावेज है, कोई स्थिर पत्थर की लकीर नहीं। ये एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता बदलती रहती है लेकिन बहती रहती है और अपने साथ एक पूरे राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ती है। तो संविधान के निर्माताओं ने हमें ब्लूप्रिंट तो दे दिया, लेकिन असली सवाल यह है कि इसके बिल्डर कौन है? इस इमारत को बनाने और संवारने की जिम्मेदारी